सुनिए कहानी बांकेलाल। आपने 50-60 के दशक की फिल्में तो देखी ही होंगी। इन फिल्मों की पृष्ठभूमि अक्सर निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं उनके संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इन्हीं कहानियों में एक बेहद काइयां और धूर्त किरदार होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ उस परिवार को और इसके सदस्यों को जलील करने और करवाने में एक असीम सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, ये जनाब सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, ये तो चुगली करने में पीएचडी भी होते हैं। सो उसका भी ये कोई मौका नहीं छोड़ते थे। नाक तो साहब इनकी सूंघने में किसी कुत्ते को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि ये किस घर में क्या रायता फैला है और किस सदस्य के क्या राज हैं जो उसके घर से उसने छुपाए हुए हैं, सब सूंघ कर ये साहब उसके घर में उसकी फजीहत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और साहब इस किरदार को अक्सर आप देखेंगे, जब फिल्मों में देखेंगे तो इस किरदार का नाम होता है बांकेलाल। अब बांकेलाल आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। ये जीजा भी हो सकते हैं, साले भी हो सकते हैं, पिताजी के दोस्त हो सकते हैं, मौसा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, दूर का मामा हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी का लड़का भी हो सकता है, परचून वाला भी हो सकता है, नाई, या किसी भी रूप में ये आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो भैया ऐसा हुआ, मेरी जिंदगी में भी एक साहब थे और गालिबन उनका नाम भी बांकेलाल था। ये हमारे पिताजी के साथ उनके दफ्तर में ही काम करते थे और इनका पार्ट टाइम काम था चिकाई लेना। और इसके अलावा इनका एक सामाजिक कार्य भी था और वो था रिश्ते करवाने का। इन्होंने हमारी बुआ जी का भी रिश्ता करवाया था। इसके लिए तो खैर हमारा परिवार उनका ऋणी है ही। तो और ये काम बांकेलाल जी पूरी ईमानदारी से किया करते थे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चुगली में कोई बेईमानी करते हों। ना भाई साहब, ये काम तो ये पूरी शिद्दत से करते थे। बांकेलाल जी की 3 बेटियां थीं। उनमें से उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी वो मेरे साथ मेरी ही क्लास में पढ़ती थी। बस जी, यहीं से शुरू होता है उस 50-60 के दशक की फिल्म वाले बांके का जीवंत होना मेरी जिंदगी में। बात है कक्षा 3 की और उन दिनों हम थे काफी बातूनी और साथ ही बेहद शैतान और साथ ही थोड़े से लापरवाह भी। लेकिन इसकी खबर मजाल है कि हम अपने घर में लगने दें। ना, ये तो हो ही नहीं सकता था। सो सब कुछ एक धारा प्रवाह में सुचारू रूप से चलता रहा। अच्छा, पढ़ाई में तो हम टॉप 10 विद्यार्थियों में से थे, तो घर वाले भी निश्चिंत थे। फिर हुई बांकेलाल साहब की बिटिया की एंट्री और भैया यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू हो गया। अब हमारी क्लास की कारगुजारियों की खबर हमारे पिताजी तक पहुंचने लग गई थी। कुछ दिनों तक तो हमें समझ ही नहीं आया कि ये हो कैसे रहा है। फिर जब बांकेलाल जी का हमारे घर में आवागमन शुरू हुआ और उसके साथ ही उनकी चहुमुखी प्रतिभा के दर्शन भी शुरू हो गए। जो बात स्कूल की हम सोचते थे कि घर में नहीं बतानी है, वो शाम की चाय की चुस्की के साथ किसी स्नैक्स की तरह बांकेलाल जी पिताजी के आगे परोस देते थे और तत्पश्चात पिताजी हमको सेक देते थे। इस तरह से ये इवनिंग स्नैक्स का एक सिलसिला सा चल पड़ा था और उसके साथ ही गाए बगाए हमारी सिकाई भी। अच्छा, ना चाहते हुए भी एक अनचाही होड़ सी हो गई थी उनकी बेटी और मुझ में कि कक्षा में कौन बेहतर प्रदर्शन करता है। बात है कक्षा 4 की। उन दिनों हमारे नाना जी आए हुए थे। उन्हें हम प्यार से दद्दा बुलाते थे। अच्छा, उनके आते ही घर में एक आजाद और खुली हवा बहने लगती थी, क्योंकि भैया असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। सो दद्दा की छत्र छाया में एक भरपूर शय मिल जाती थी हमें। सो उन दिनों हुए छमाही इम्तिहान में को हमने लापरवाही से दिया और 4 विषयों में फेल हो गए। जब रिजल्ट आया तो काटो तो खून नहीं।
अब टेंशन इस बात की तो थी ही कि घर वालों का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड को घर में दिखाने के बाद घर के ही किसी अभिभावक के हस्ताक्षर का होना उतना ही जरूरी था उसे वापस करते वक्त जब आप क्लास टीचर को देते हैं। तो अब क्या किया जाए? तभी बिजली की गति से तरकीब सूझी कि दद्दा का साइन करवा कर रिपोर्ट कार्ड जमा कर दिया जाएगा और इस तरह घर में किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी कि हम 4 सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। और माँ पिताजी में से अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि पास तो हो गए थे। इसी तरह से हमको लगा कि मुसीबत टल गई है। सही भी था, क्योंकि इस बात को कोई 5-7 दिन बीत गए थे और हमें लगने लगा कि तूफान तो गुजर गया, क्योंकि मंजर शांत था। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में बांके लाल हो तो भाई साहब, ये शांति तूफान से पहले की होती है। और हुआ भी वही। बांके लाल जी आते रविवार हमारे घर टपक गए। हम पीछे के पार्क से खेल कूद कर घर में घुसे ही थे कि पिताश्री की गर्जना के साथ हमें तुरंत ड्राइंग रूम में तलब किया गया। हम पिताजी की दहाड़ को समझ गए थे, दहाड़ से समझ तो गए थे कि कुछ तो हुआ है। फिर जैसे ही ड्राइंग रूम के अंदर पहुंचे और सामने सोफे पर श्री 1008 बांके लाल जी को अपने साक्षात पाया और वे अपनी कुटिल मुस्कान के साथ बोले, बबलू बेटा, कितने नंबर आए हैं तुम्हारे छमाही के इम्तिहान में? रिपोर्ट कार्ड मिल गया क्या? पिताजी ने चौंक कर पूछा। इससे पहले कि मैं संभल पाता एक और मिसाइल गिरी मेरे ऊपर। बबलू, रजनी तो कह रही थी कि रिपोर्ट कार्ड मिले तो हफ्ता भर हो गया है, तुमने बताया नहीं। 1 हफ्ता? पिताजी फिर चौंके। पिताजी तो मानो अब सब के बांध के मुहाने पर आकर ठहर गए थे। इतने में बांके लाल जी ने फिर एक और मिसाइल दागा और बोले, रजनी तो छमाही की क्लास में 8वें नंबर पे आई है। वो बता रही थी कि तुम 4 विषयों में फेल हो गए हो। अच्छा सिंह साहब, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर प्रिय बांके लाल अंकल जी दिया सलाई लगाकर घर से निकल लिए, बिना ये सोचे कि अब कितनी आग बरसने वाली है। खैर, उनके जाते ही पिताजी खून टपकती आंखें हमारी ओर मुड़ी पिताजी की और हमको फटे ढोल की तरह, और हम जो थे फटे ढोल की तरह बजने लग गए। और बजते बजते हम बोलते गए, डैडी वो हम फेल हो गए थे तो डर गए। हमने दद्दा से रिपोर्ट कार्ड साइन करवा लिया और जमा करवा दिया। अब ये गलती नहीं होगी और सालाना इम्तिहान में हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। और भाई साहब, धुआं छटा तो हम नील समंदर की तरह फर्श पर फैले हुए थे। लेकिन हम भी थे अपनी जुबान के पक्के। सालाना इम्तिहान में हमने झंडे गाड़ दिए और कक्षा में 3रे स्थान पर आए और पिताजी के दर्द को थोड़ा सा मिटा दिया। अब बारी थी हमारी बांके लाल बनने की, और वो भी बांके लाल जी के समक्ष। वाह, सोचकर ही 100 ग्राम खून बढ़ा जा रहा था। सो जैसे ही पिताजी शाम को दफ्तर से लौटे, हमने लपक कर उनसे पूछा, डैडी, आज बांके लाल अंकल के यहाँ जाने का बड़ा मन कर रहा है। डैडी अब मम्मी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी बांके लाल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।